हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स। प्राचीन इतिहास का ये पार्ट 8 है। इसके 7 पार्ट हम पहले कर चुके हैं। ये बुक्स 1 लाइनर ही है जो कि ऑल एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसका देखिए आगे का टॉपिक है राजनीतिक जीवन। राजनीतिक इतिहास जानने का मुख्य आधार क्या होता है? सुनिश्चित तिथिक्रम होता है। भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ कब से माना जा सकता है? तो ईसा पूर्व 7वीं सदी के मध्य से माना जा सकता है। किस बौद्ध ग्रंथ में उत्तर भारत के 16 बड़े राज्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें 16 या षोडश महाजनपद कहा गया है? तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है। और किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। महाजनपदों के उदय के क्या कारण थे? कृषि, प्रसार, व्यापार तथा नगरीकरण का विकास था। लोहे का विस्तृत प्रयोग था। महाभारत तथा पुराणों में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा का क्या नाम मिलता है? महाभारत तथा पुराणों में तो मालिनी नाम मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में किन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं? तो चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रावस्ती नाम प्राप्त होते हैं। दीघ निकाय के अनुसार चंपा नगर निर्माण की योजना किसने की थी? तो वास्तुकार महागोविंद ने की थी। लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया था? तो वैशाली में स्थापित किया था। शुद्ध निपात में वैशाली को क्या कहा गया है? मगधपुरम कहा गया है। 16 महाजनपद देखिए इसके। इधर महाजनपद है, इससे संबंधित क्षेत्र हैं और इधर इसकी राजधानी है। तो कुर संबंधित क्षेत्र में था। मेरठ दिल्ली थानेश्वर क्षेत्र में था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल बदायूं बरेली फर्रुखाबाद क्षेत्र से संबंधित था और इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी तथा उत्तरी पांचाल थी। सूरसेन मथुरा के आसपास के क्षेत्र पे था और इसकी राजधानी मथुरा थी। वत्स जो है प्रयागराज, पूर्व में इसको इलाहाबाद भी कहते थे, बांदा तथा फतेहपुर का क्षेत्र था और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कौशल अवध क्षेत्र में था और इसकी राजधानी थी, उत्तरी राजधानी साकेत थी तथा दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। मल्ल देखिए, मल्ल जनपद देवरिया पे था जिसकी राजधानी पावा पडरौना थी, कुशीनगर कषाय में थी। काशी वाराणसी के क्षेत्र पे था और इसकी राजधानी वाराणसी ही थी। अंग भागलपुर तथा मुंगेर क्षेत्र पे था और अंग की राजधानी चंपा और इसका प्राचीन नाम मालिनी मिलता है। मगध दक्षिणी बिहार पटना व गया जनपद क्षेत्र में था और मगध की राजधानी राजगृह अथवा गिरिब्रज थी। वज्र मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा क्षेत्र में था और वज्र की राजधानी थी मिथिला, वैशाली व जनकपुर थी। चेद जो है आधुनिक बुंदेलखंड में था। चेद या इसे चेती भी कहते हैं और इसकी राजधानी सोथिवती थी। मत्स्य जो है जयपुर क्षेत्र पे था और इसकी राजधानी विराटनगर थी। अश्मक गोदावरी घाटी पे आंध्र प्रदेश पे था और इसकी राजधानी अश्मक की पोटन या पोटिल थी। अवंत जो है पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र में था। अवंत की राजधानी उत्तरी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी राजधानी महिष्मती थी। गांधार महाजनपद पेशावर रावलपिंडी पाकिस्तान क्षेत्र पे था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। काम्बोज जो है दक्षिण पश्चिमी कश्मीर तथा राजौरी हजारा पे था और इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी। नोट इसका देखिए, कौटिल्य ने कम्बोजों को वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कम्बोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था।
16 महाजनपदों में 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये महाजनपद हैं काशी, कौशल, वत्स, मल, कुरु, पांचाल, शूरसेन तथा चेदी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में स्थित हैं। बुद्ध के समकालीन महाजनपद देखिए, महाजनपद और उसके शासक। तो प्रद्योत अवंती राज्य के शासक थे। उदयन वत्स के शासक थे। प्रसेनजित कौशल महाजनपद के शासक थे। अजातशत्रु मगध जनपद के शासक थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध तक उत्तर भारत की राजनीति के 4 शक्तिशाली राज्य कौन कौन से थे? तो कौशल, वत्स, अवंती, मगध थे। कौशल राज्य देखिए यहाँ पर। कौशल राज्य का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था? तो अवध क्षेत्र फैजाबाद मंडल में था। कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? तो साकेत थी उत्तरी भाग में, और दक्षिणी भाग में श्रावस्ती थी। कौशल राज्य का प्रतापी राजा कौन था? तो प्रसेनजित थे। कौशल राज्य का चरमोत्कर्ष किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो प्रसेनजित राजा के शासनकाल में हुआ था। वत्स राज्य देखिए। वत्स राज्य का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था? तो इलाहाबाद तथा बांदा तक था। वत्स राज्य की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स राज्य का सर्व प्रमुख राजा कौन था? तो उदयन था। यहाँ अवंती राज्य देखिए। अवंती राज्य का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था? तो पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र तक था। अवंती राज्य की राजधानी किसे माना जाता था? तो उज्जैनी, उत्तर भाग में उज्जैनी को माना जाता था, और दक्षिणी भाग में महेशमती को माना जाता था अवंती की राजधानी। गौतम बुद्ध के समय अवंती का राजा कौन था? तो प्रद्योत था। अवंती के राजा प्रद्योत किस रोग से ग्रसित थे? तो पांडु रोग से ग्रसित थे। राजा प्रद्योत के पांडु रोग के इलाज के लिए बिंबिसार ने किस राजवैद्य को उसके राज दरबार में भेजा था? तो जीवक को भेजा था। मगध राज्य देखिए। मगध साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था? दक्षिणी बिहार, पटना व गया जनपद तक था। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह अथवा गिरिब्रज थी। मगध का एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के प्रमुख कारण क्या थे? तो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई सामरिक महत्व की स्थिति थी, एक समृद्ध उर्वर क्षेत्र में स्थित तथा अच्छा संचार तंत्र था, शासकों द्वारा अपनाई गई आक्रामक साम्राज्य विस्तार नीतियां थी। इधर देखिए, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? तो बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश के किस राजा ने राजगृह या गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था? तो जरासंघ ने बनाया था। बुद्धकालीन भारत के गणराज्य थे। तो कपिलवस्तु के शाक्य थे, शुमशुमार के भग्य थे, अलकप्प के बुले थे, केशपुत्र के कालाम थे, रामग्राम के कोले थे, कुशीनारा के मल्ल थे, पावा के मल्ल थे, पिपलीवन के मोरी थे, वैशाली के लिच्छवी थे, मिथिला के विदेह थे। हर्यक वंश देखिए। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था? तो बिंबिसार को माना जाता था। राजा बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? हर्यक वंश से संबंधित थे। राजा बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार के किस अंग राजा को पराजित करके उस राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो ब्रह्मदत्त राजा को पराजित करके अंग क्षेत्र को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। बिंबिसार के पश्चात मगध साम्राज्य का कौन शासक बना? तो अजातशत्रु बना, जो लगभग 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक था। अजातशत्रु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कुणिक नाम से जाना जाता है।
प्रसिद्ध बौद्ध संगीत हर्यक वंश के किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुए थे। सर्वप्रथम किसने पाटिल ग्राम की अंतःशक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ? अजातशत्रु ने पहचाना था। अजातशत्रु के पश्चात मगध साम्राज्य का शासक कौन हुआ था? तो उदयन या उदयन या उदयभद्र, तीनों एक ही नाम है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। उदयन या उदयभद्र का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो लगभग 460 से 444 ईसा पूर्व माना जाता है। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन या उदयभद्र ने की थी। हर्यक वंश का कौन सा शासक था जो पितृहंता कहलाया था? तो उदयन या उदयभद्र जो है पितृहंता कहलाया था। गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने करवाई थी? उदयन या उदयभद्र ने करवाई थी। हर्यक शासक उदयन किस मत का अनुयायी था? तो जैन मत का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक था। पुराणों में नागदशक को क्या कहा गया है? दर्शक कहा गया है। शिशुनाग वंश देखिए, लगभग 412 से 344 ईसा पूर्व जो है शिशुनाग वंश था। हर्यक वंश के पतन के उपरांत मगध साम्राज्य में किस नवीन राजवंश की स्थापना हुई थी? तो शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। शिशुनाग वंश का शासन कब से कब तक रहा है? तो लगभग 412 से 394 ईसा पूर्व तक रहा है। गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को किसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई है? तो शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई है। शिशुनाग के पश्चात शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था? तो कालाशोक था। पुराणों में कालाशोक को क्या कहा गया है? काकवर्ण कहा गया है। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। कालाशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो लगभग 366 ईसा पूर्व तक रहा है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदिवर्धन या महानंदिन था। शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारियों का शासन काल कब तक रहा है? तो लगभग 344 ईसा पूर्व तक रहा है। नंदवंश देखिए, नंदवंश 344 से 324 या 23 ईसा पूर्व तक रहा है। शिशुनाग वंश के पतन के उपरांत मगध साम्राज्य में किस राजवंश की स्थापना हुई थी? तो नंद वंश की स्थापना हुई थी। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद को एक अन्य नाम से जाना जाता है, उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो घनानंद था। यूनानी लेखकों द्वारा घनानंद का क्या नाम प्रदान किया गया था? तो अग्रमीज। उग्रसेन का पुत्र होने के कारण इसे उग्रसेन का पुत्र था, इसे अग्रमीज नाम जो है प्रदान किया गया था। ग्रीन यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया? तो घनानंद को जो है अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया है। इसके इम्पोर्टेंट तथ्य देखिए। ग्रीन यूनानी लेखकों द्वारा तो वही रिपीटेड है, अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया, घनानंद को कहा गया। महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट देखिए इसके। नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें नवनंद कहा जाता है। महाबोधि के अनुसार इनके नाम हैं उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविषाणक, दससिद्धक, कैवर्त तथा घनानंद थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल है। इधर वंश का नाम देखिए, इधर राजा का नाम देखिए और इधर के शासनकाल हैं। तो हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व था और राजा का नाम थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या उदयभद्र तथा उत्तराधिकारी थे। तो बिंबिसार तथा अजातशत्रु का शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व था। उदयन या उदयभद्र का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व तक
और 460 से 412 ईसा पूर्व तक तथा इसके उत्तराधिकारियों का शासनकाल था। शिशुनाग वंश देखिए, शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व तक था। तो शिशुनाग वंश में हुए शिशुनाग, कालाशोक जिसे काकवर्ण भी कहा जाता था, इसके कालाशोक के 10 पुत्रों का फिर शासनकाल था। 412 से 394 ईस्वी पूर्व शिशुनाग, कालाशोक, 394 से 366 ईस्वी पूर्व काकवर्ण, फिर इसके पुत्रों 10 पुत्रों का शासनकाल 366 से 344 ईस्वी पूर्व तक था। इधर नंदवंश देखिए, 344 ईस्वी से 321 ईस्वी पूर्व तक था। नंदवंश महापद्म नंद, उग्रसेन तथा उसके 8 पुत्रों का शासनकाल जो है 344 से 321 ईस्वी पूर्व तक था। पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल देखिए। शेषनाग ने 40 वर्ष तक शासन किया, काकवर्ण ने 26 वर्ष, क्षेमधर्मन ने 36 वर्ष, क्षेमजित अथवा क्षेत्रोजस ने 24 वर्ष, बिंबिसार ने 28 वर्ष, अजातशत्रु ने 27 वर्ष और दर्शक ने 24 वर्ष, उदयन ने 33 वर्ष, नंदिवर्धन ने 40 वर्ष, महानंदन ने 43 वर्ष, महापद्मनंद तथा उसके 8 पुत्रों ने 100 वर्ष। कुछ विद्वानों का मत है कि 40 वर्ष और कुछ का है कि 100 वर्षों तक शासन किया। उत्तर भारत की राजनीतिक दशा देखिए, 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 325 ईस्वी पूर्व तक था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी तक में हुआ? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक हुआ। कौन सा एक राज्य ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था? तो मगध जो है सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था। मगध के प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो देवव्रज राजगृह थी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। किस मगध साम्राज्य में वज्रगण संघ को हराकर आत्मसात किया? अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में वज्रगण संघ को हराकर आत्मसात किया। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो महापद्मनंद जो है अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। नंद राजाओं का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। किस अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? तो कलिंग के अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है। चंडप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अवंती के राजा थे। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। उदयन वासो दत्ता की दंतक का कहाँ से संबंधित है? तो उज्जैन से संबंधित है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। महाजनपद युग के 16 महाजनपदों में से किस महाजनपदों के नाम पढ़ने की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? तो मगध, अश्मक, कंबोज, इन महाजनपदों का उल्लेख पढ़ने की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। 16 महाजनपद युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? तो शूरसेन की राजधानी थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग महाजनपद की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तमती किसकी राजधानी थी? चेद की राजधानी थी। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था? तो अश्मक जो है अश्मक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, आंध्र प्रदेश में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? राजस्थान में स्थित था। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास कैसा था? अर्धचंद्राकार था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो शेषनाग के शासनकाल में हुआ था। कौन सा राजा वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो शेषनाग ने
वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्यों ने शासन किया था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। वज्र महाजनपद में कुल कितने गणों का संघ था? तो वज्र महाजनपद में कुल 8 गणों का संघ था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद का गणतंत्रवादी राज्य था? तो वज्र, जिसे वैशाली में गणतंत्रवादी राज्य था। गंगा घाटी में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो 10 महाजनपद जो है गंगा घाटी में स्थित थे। कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिणी भाग में स्थित था? अशमक, जो कि गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित था। यही एक महाजनपद था जो एक दक्षिण भाग में स्थित था। महिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित था? अवंती में स्थित था। पाटिल ग्राम जो परवर्ती काल में सुप्रसिद्ध पाटिलपुत्र नगर बन गया, इसका प्रारंभ किसने दुर्गीकरण कराया था? तो अजातशत्रु ने कराया था। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत भाषा में क्या नाम है? तो राजगाह है। कौन सा एक राज्य ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो काशी जो है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है काशी सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। इसके विविध देखिए। किस पुस्तक की रचना डी कौशाम्बी ने की थी? एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना जो है डी कौशाम्बी ने की थी। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। हिस्टोरिका की रचना किसने की? हेरोडोटस ने की। भारत के प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते थे? आहत सिक्के या पंचमार सिक्के कहते थे। प्राचीनतम आहत या पंचमार सिक्के किसके बने होते थे? चांदी के बने होते थे। पंचमार सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या किसने की? रेपसन ने की थी। परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहां उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ के निवासी थे? उज्जैन के निवासी थे। पूर्व भाग में दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों का विशेष लक्षण है? तो पांचाल में जो है देवता का पृष्ठ भाग का अंकन जो है सिक्कों के विशेष लक्षण था पांचाल में। हस्तिनापुर की बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की थी? कौशाम्बी में परिवर्तित की थी। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। राजगृह में राजकीय चिकित्सक जीवक को जिस गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है वह है साल्वती गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल के नाम से जाना जाता था। मगध पर शासन करने वाले शासकों का कालानुक्रम है बृहद्रथ, बिंबिसार, शिशुनाग, बिंदुसार। विदेशी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, हखामनी, पारसिक आक्रमण। देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में हखामनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कुरुश अथवा साइरस द्वितीय ने 558 से 529 ईसा पूर्व में की थी। भारत की किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला पारसी शासक कौन था? दारा प्रथम या डेरियस प्रथम था। हखामनी शासक डेरियस प्रथम, इसे दारा प्रथम भी कहते थे। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम का शासनकाल
कब से कब तक था? तो 522 से 486 ईस्वी पूर्व तक था। हखामनी साम्राज्य के किस शासक ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो डेरियस प्रथम ने किया था। डेरियस प्रथम, इसे दारा प्रथम भी कहते हैं, इसे ने किया था। दारा प्रथम के शासनकाल में कौन से 3 अभिलेख हैं जिसने भारत पारसिक संबंध के विषय में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है? तो बेहिस्तून 520 से 518 ईस्वी पूर्व, पार्शिपोलस 518 से 515 ईस्वी पूर्व, नक्श ए रुस्तम लगभग 515 ईस्वी पूर्व। दारा प्रथम के साम्राज्य में के 23 प्रांतों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो बेहिस्तून अभिलेख में मिलता है। किस इतिहासकार के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा प्रथम के साम्राज्य का 20वां प्रांत था? तो हेरोडोटस के विवरण से प्राप्त होता है। दारा प्रथम के 20वां प्रांत भारत के कितने राजस्व प्राप्त हुआ था? तो 360 टैलेंट स्वर्ण चूर्ण के बराबर प्राप्त हुआ था। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में किस नई लिपि का जन्म हुआ था? तो खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ था। भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में कौन सी ईरानी लिपि प्रचलित थी? तो खरोष्ठी तथा आर्मेयिक लिपि जो है प्रचलित थी। भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में से कौन से ईरानी सिक्के प्रचलित थे? तो शिगलोई सिक्का जो है ईरानी सिक्के प्रचलित थे। फारसी स्वर्ण मुद्रा तथा रजत मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो डेरिक स्वर्ण मुद्रा, शिगलोई जो है रजत मुद्रा के नाम से जाना जाता है। शिगलोई रजत मुद्रा मतलब चांदी का सिक्का था, डेरिक स्वर्ण सिक्का था, सोने जो कि सोने का था। पारसिक आक्रमण तथा भारत पर प्रभाव। भारत एवं पश्चिमी एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारतीय विद्वान एवं दार्शनिक पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए। हेरोडोटस और टेरियस जैसे इतिहासकारों ने भारत के संबंध में सूचनाएं एकत्र की। सिकंदर का भारतीय अभियान देखिए। हखामनी आक्रमण के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में किस दूसरे यूरोपीय आक्रमणकारी का आक्रमण हुआ था? तो सिकंदर का हुआ था। सिकंदर कहाँ का निवासी था? मैसेडोनिया का निवासी था। भारत विजय के उद्देश्य सिकंदर ने अपना अभियान कब प्रारंभ किया? 326 ईसा पूर्व प्रारंभ किया। सिकंदर एवं पोरस का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर हुआ था। भारत अभियान के समय सिकंदर ने किन 2 नगरों की स्थापना की थी? निकैया तथा बौकेफला नामक 2 नगरों की स्थापना की थी। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंशों का शासन था? तो नंद राजवंशों का शासन था। मगध पर कौन सा राजा सिकंदर का महान का समकालीन था? तो घनानंद जो है सिकंदर का समकालीन था, जो कि नंद वंश का ही अंतिम शासक था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया? तो मशग जो कि अशमक राज्य में है। भारत में सिकंदर की सफलता के क्या कारण थे? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उनकी फौज बेहतर थी, उसमें देशद्रोही शासकों से सहायता भी मिली थी। भारत अभियान के समय सिकंदर के साथ कौन कौन से यूनानी विद्वान उनके साथ भारत आए थे? तो नियाकर्स, आनोसिक्रेटस, अरिस्टोबुल्स जो है सिकंदर के साथ भारत आए थे। मध्य एशिया के दक्षिण भाग में स्थित कौन सा राज्य चतुर्थ शती ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था? तो खोतान जो है भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था, दक्षिण भाग में स्थित था। सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा? सिकंदर जो है भारत में कितने माह तक रहा है? तो लगभग 19 माह तक जो है सिकंदर भारत में रहा है। सिकंदर के समय व्यास नदी के पूर्व कौन सी शक्तिशाली गणराज्य स्थित था? यौधेय जो है शक्तिशाली गणराज्य स्थित था, जो कि व्यास नदी के पूर्व था। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव।
देखिए, भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच व्यापारिक संबंध और दृढ़ हुए। पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश स्थापित हो गए। भारत एवं यूनान के घनिष्ठ संपर्क से आवागमन के लिए समुद्री तथा स्थलीय मार्ग खुल गए। भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हो गई। यूनानी मुद्राओं के अनुकरण से पर भारत में भी उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। भारतीय मुद्रा निर्माण कला का विकास हुआ। कला एवं ज्योतिष के क्षेत्र में भारत ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। गांधार एवं यूनानी कला शैली का विकास हुआ। दर्शन एवं गणित के क्षेत्र में विकास हुआ। यूनानी शासन पद्धति भारतीय शासन पद्धति से भी प्रभावित हुई। स्काइलैक्स जैसे यूनानी ने भारत की यात्रा पर आए। स्काइलैक्स ने भारत के पश्चिम देशों तक एक समुद्री मार्ग की खोज की। भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में खरोष्ठी नामक नई लिपि का जन्म हुआ। ईरानी सिक्के सिग्लोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित हुए। सिग्लोई एक चांदी का सिक्का था। अब इसके आगे का पार्ट हम कल लेके आएंगे। तब तक आप इसको कई बार रिवीजन करिए, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।